हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। तो जिन बच्चों को पॉलिटी नहीं आती है, जो शुरुआत कर रहे हैं पॉलिटी पढ़ने के लिए, या जिन्हें टफ लगते हैं, इसकी जो वर्डिंग्स है वो टफ लगती है, उन सब के लिए ये रामबाण इलाज है। ये रामबाण वीडियो होने वाली है। ये पूरा बैच है, हम इससे पूरी पॉलिटी खत्म करेंगे। तो ये पूरा बैच उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें हम लोग सारे अनुच्छेद बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज भाग 5 से शुरू करते हैं। ये भाग 5, ठीक है। तो भाग 5 को हम लोग क्या कहते हैं? भाग 5 में हमारा संघ है। सेंटर से रिलेटेड जितनी चीजें होती है वो सब भाग 5 में आ जाती है। इसको कहेंगे हम लोग केंद्र सरकार का ढांचा। सीधी शब्दों में अगर समझिए तो ये केंद्र सरकार का ढांचा है। इसमें आर्टिकल 52 से लेके 151 तक आर्टिकल है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। संविधान के इस भाग 5 में केंद्र सरकार को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, ताकि देश का जो काम है वो ठीक से चल सके। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया है, और ये सारे हिस्सों की स्टडी हम लोग भाग 5 में करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इस संघ की कार्यपालिका कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद विधायिका कह लीजिए। जैसे इसके हिस्से होते हैं, ये कार्यपालिका पहला हिस्सा, फिर दूसरा हिस्सा हो गया विधायिका। ठीक है, और तीसरा इसका पार्ट हो गया न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक। तो ये तीनों पार्ट, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों पार्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे देश को ठीक से, हमारा देश ठीक से काम करे, ठीक, हमारा देश में कोई दिक्कत ना हो, इन सब के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तो एग्जीक्यूटिव होता क्या है? तो एग्जीक्यूटिव देख लो पहले तो। इसमें ये वो टीम होती है जो देश को चलाती है और कानूनों को लागू करती है। मतलब इसमें कानून ये बनाते नहीं है, ये कानून केवल लागू करते हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, एक और चीज है महान्यायवादी, महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। महान्यायवादी को हम लोग अटॉर्नी जनरल कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये आर्टिकल 76 में है। तो अनुच्छेद इसमें 52 से लेकर 78 तक अनुच्छेद है कार्यपालिका में। ये वो टीम होती है जो देश को चलाती है, कानून को लागू करती है। इसमें कौन कौन शामिल हो? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल, मतलब महान्यायवादी शामिल होते हैं। होप सो गाइस समझ में आया होगा। ठीक, तो कार्यपालिका करती क्या है? कार्य का पालन, मतलब कानून को लागू करती है, बस। ठीक, कार्यपालिका कानून को लागू करती है। फिर देखते हैं विधायिका, दूसरा पार्ट क्या है? विधायिका। इसमें आर्टिकल जो है अनुच्छेद 79 यानी कि 79 से लेके 122 तक है। 123वां भी आर्टिकल होता है, वो जो होता है अध्यादेश का होता है। तो हमने कहीं कहीं आपको साथ में मिल जाएगा, कहीं कहीं अलग मिलेगा, तो मैंने इसमें अलग ले रखा है, तो इसलिए इसको यहाँ बता दे रहे। ठीक, 79 से लेके 122 तक की आर्टिकल किसमें हो जाएंगे? लेजिस्लेटिव में। अब विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायी का मतलब विधि, विधि का मतलब जो, हाँ, जैसे हमारी संसद है, ठीक, इनका विधि का मतलब कानून। तो जो हमारी संसद है, यानी इसका मतलब है कि हमारी संसद यानी पार्लियामेंट इसमें शामिल है। इसमें लोकसभा है, इसमें राज्यसभा है, और उनके अध्यक्ष और उनके कामकाज आते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका विधि को बनाना, विधायिका विधि को बनाना इनका काम होता है। आर्टिकल 79 से लेके 122 तक की आते हैं। इसमें सारे कानून बनाने से रिलेटेड चीजें होंगी। ठीक है, संसद, जैसे कि इसमें जो है पार्लियामेंट दिया हुआ है ना, तो ये संसद आर्टिकल 79 में आ जाता है। ठीक है, और इसमें फिर दिया हुआ है राज्यसभा ना, राज्यसभा आर्टिकल 80 में आ जाता है। ठीक, फिर इसमें दिया हुआ है लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल 81 में आ जाता है। ये सब का काम क्या होता है? कानून बनाने का। यहाँ तक कि जो 123वां ये भी अध्यादेश जारी करता है, मतलब ये भी कानून बनाता है। ये कब? ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है, आगे पढ़ेंगे हम। ये राष्ट्रपति की शक्ति होती है कि जब कोई आपातकाल की स्थिति हो, है ना, आपातकालीन स्थिति हो, या तो आपातकालीन मतलब इमरजेंसी की स्थिति हो, और या फिर जो हमारा संसद का जो है सत्र नहीं चल रहा होगा, संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, उस टाइम पे ये क्या करते हैं? थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अस्थायी कानून कहलाता है, तो ये लागू कर सकते हैं। ठीक है, देश में ये लागू कर सकते हैं, इसको अस्थायी कानून भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। यह राष्ट्रपति की एक विशेष शक्ति है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और अचानक किसी कानून की हमें जरूरत पड़े, उस समय राष्ट्रपति अस्थायी कानून यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में भी देखिए, जरूरी तो नहीं है संसद का सत्र चल रहा होगा, तो उस टाइम पे भी ये अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 पार्ट बताए ना हमने आपको। एक संघ की, जो हमारा संघ है, ठीक, ये संघ जो है हमारा 3 चीजों में आ जाएगा। एक तो कार्यपालिका, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, है ना, कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेके 78 तक की। फिर हमने पढ़ा क्या? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका, विधायिका पढ़ा हमने 79 से
1 मिनट थोड़ा इरेज कर दे, इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। चलो, ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि हमने पढ़ा संघ, संघ में हमने पढ़ा कार्यपालिका, कार्यपालिका में हमने देखे इसमें आर्टिकल कहाँ से 52 से 78 तक की है, ठीक। इसको एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। रुकना जरा, एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं इसको। फिर हमने पढ़ा विधायिका, इसको लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसमें आर्टिकल 79 से लेके 122 तक है, समटाइम्स 123 भी कहते हैं, 123 में यहीं सामने लिखा हुआ है, ठीक है। 79 में क्या था, पार्लियामेंट बताया मैंने आपको, 80 में मैंने राज्यसभा बताया आपको, 81 में मैंने लोकसभा बताया आपको, ठीक। फिर हम लोग पढ़ते हैं इसका तीसरा पार्ट, देखो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, फिर थर्ड पार्ट इसका जुडिशरी आ जाएगा। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, ठीक। इसमें आर्टिकल 124 से लेके 147 तक शामिल है, ठीक। इसको समहाउ समटाइम्स हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी बोल देते हैं, तो ये यहीं पे सुप्रीम कोर्ट के नाम से दिया हुआ है तीसरा पार्ट, ठीक। देखो सुप्रीम कोर्ट, इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 124 से लेके 147 तक की है, ठीक। अभी जो सुप्रीम कोर्ट है ये ही है आर्टिकल 124 में, सुप्रीम कोर्ट है कि देयर शैल बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, देश की सबसे बड़ी अदालत और हमारी न्याय व्यवस्था, ये 124 में दिया हुआ है, ठीक। समझ गए। अब इसके बाद आता है कैग, ये दिख रहा है ना कैग, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, न्यायपालिका के अंतर्गत। इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कैग को कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग का फुल फॉर्म है, ठीक है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक ये आ जाएगा, इसमें अनुच्छेद कितने से कितने, 148 से लेके 151 तक की अनुच्छेद है कैग में, ठीक है। चलो गाइस, आपको समझ में आ गया होगा, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आप देख लेते हैं, यहाँ पे हमने हमने आपको बताया कि कार्यपालिका में आपके आर्टिकल 52 से लेके 78 तक की हैं, है ना। तो मेन जो आर्टिकल शुरू होते हैं यहाँ से 52 में हम लोग राष्ट्रपति देखेंगे, ठीक। 52 से लेके हम लोग स्टार्टिंग, मतलब 52 से हम लोग, एक मिनट वेट करना, 52 में हम लोग राष्ट्रपति देखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति आपका स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो अनुच्छेद क्या दिए, आर्टिकल 52 एंड 53, ठीक है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है, सबसे पहले ये समझो, आर्टिकल 52 कहता है मेरा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बोलता है। एक मिनट, तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक मानते हैं हम, ठीक है। और ये जो पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो हमने यूएसए से लिया है, राष्ट्रपति का पद हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। आर्टिकल 53 देखते हैं, देखो आर्टिकल 52 में क्या है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरे में कहता है कि, सेकंड में यहाँ लिख दे रहे हैं, जिस जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी, तो हम नीचे लिखते चले जा रहे हैं, all the power of executive of union vests in president of India, president of India। ये कहना चाहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति सब की सब राष्ट्रपति में ही निहित होती है, मतलब केंद्र सरकार यानी संघ की जो काम करने की जितनी शक्तियां होती हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, वो सब राष्ट्रपति के पास होती है, और राष्ट्रपति इन शक्तियों को या तो खुद यूज करते हैं और या अपने नीचे काम करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के माध्यम से करवाते हैं, ठीक है। ये इन मतलब जितनी ताकतें होती है सब इन्हीं के पास होती है, आर्टिकल 53 ये कहता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आर्टिकल 52 के तहत ना हम ये विधि के तहत हैं, मतलब ये विधि के
जो विधि के तहत या संवैधानिक तौर पर ये संघ के अध्यक्ष होते हैं, संवैधानिक तौर पर संघ के अध्यक्ष होते हैं ये। हाँ, इनको हम लोग ऐसे इंग्लिश में कहते हैं डी ज्यूरी, डी ज्यूरी हेड ऑफ यूनियन। ये कौन होता है? ये प्रेसिडेंट होता है। डी ज्यूरी हेड ऑफ यूनियन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें वास्तविक तौर पे, मतलब जैसे वास्तविक तौर पे पावर्स किसके पास होती है? तो पीएम के पास होती है, पता है ना। चलो आगे मूव करते हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 इसमें क्या है? इसमें इलेक्टोरल कॉलेज है। क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, कौन करता है? निर्वाचक मंडल का हो तो इसमें निर्वाचक मंडल है। 54 में क्या है? निर्वाचक मंडल। हिंदी में कहेंगे कि इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। इसमें हम लोग जानते हैं कि कौन कैसे वोट देता है, क्या सिस्टम होता है राष्ट्रपति के चुनाव का। अभी तक आपको नहीं पता होगा, बहुत ही कम जो यूट्यूब चैनल्स होंगे उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि इसको कैसे करते हैं। आइए बहुत ही आम भाषा में समझते हैं आर्टिकल 54। देखो, जो हम होते हैं, मतलब हम यानी आम जनता, आम जनता राष्ट्रपति को सीधे वोट नहीं देती। उनके चुनाव में केवल खास जनप्रतिनिधि ही वोट डाल सकते, खास जनप्रतिनिधि यानी एमएलएज वगैरह, ठीक है, ही वोट डाल सकते हैं, जिन्हें हम निर्वाचक मंडल कहते हैं। और इन निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन 3 लोग शामिल होते हैं? कौन कौन 3 लोग शामिल होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्टेड मेंबर्स, चुने हुए सदस्य, ठीक है, ध्यान रहे। जिन्हें जनता या राज्यों ने चुनकर भेजा है वही वोट दे सकते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं। जो 12 मनोनीत होते हैं वो सदस्य नहीं, ठीक है। फिर दूसरे कौन? सभी राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनसे चुने हुए सदस्य, एमएलएज यानी कि। उसके बाद तीसरे में क्या पॉइंट में आएगा? दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ठीक, इतनी चीजें आ जाएंगी। मतलब इस कहने की बात है कि यूटी शामिल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे 2 यूटी एक्सेप्शन केस है, एक दिल्ली है, एक पुडुचेरी है, जिनकी विधानसभा इसमें शामिल होती है, जिनके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? तो ये आपका 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके तहत ये चीज आई कि दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा में चुने हुए सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है। अभी तो इलेक्टोरल कॉलेज देख लिया मैंने 54 में कि कौन कौन शामिल होता है। अब देखते हैं कौन कौन शामिल नहीं होता है, हु कैन नॉट वोट। देखते हैं, तो संसद के अभी बताया था ना, चुने हुए सदस्य, है ना। तो संसद के मनोनीत नॉमिनेट सदस्य नहीं होंगे। जो लोकसभा और राज्यसभा में जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सीधे चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है, वे वोट नहीं दे सकते। लोकसभा में दो चुने जाते थे एंग्लो इंडियन, है ना, अब तो वो प्रावधान ही हट गया है राज्यसभा में, लेकिन अभी भी है 12 का। तो 12 जो मनोनीत किए जाते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है, ठीक है। कौन हिस्सा नहीं लेता है, क्वेश्चन आएगा। तो विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती है। जैसे हमारी केंद्र में राज्यसभा है, उसी तरह राज्य के स्तर में, भारत में राज्य के स्तर में विधान परिषद होती है। जैसे राज्यसभा होती है केंद्र में, सेंट्रल में राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट में विधान परिषद होती है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। और ये भारत के केवल 6 ही राज्यों में है। तो यहाँ से कोई भी सदस्य, चाहे वो चुना हुआ हो, चाहे वो मनोनीत हो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो विधान परिषद है वो भाग नहीं लेती है, ठीक। और बाकी जितनी भी केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटीज है, वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। केवल दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी जितनी भी यूटी है, उनके राजनीतिक प्रमुख, मतलब उनके गवर्नर या जो भी सदस्य हैं, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर कह लो, या जो भी सदस्य है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक बार और 54 आपको फिर से समझा देते हैं हम, कि अगर दिक्कत हो रही हो। देखो, तो हमने पढ़ा आर्टिकल 54, है ना। आर्टिकल 54 में हम देख रहे हैं निर्वाचक मंडल, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है? देखिए बेटा, लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है, विधानसभा शामिल है, और दिल्ली और पुडुचेरी की आपकी विधानसभा शामिल है। बस इतनी इतनी जो लोग हैं वो शामिल हैं, ठीक। अब कौन कौन नहीं शामिल है वो देख लो, कौन कौन नहीं शामिल है। तो मनोनीत सदस्य नहीं शामिल है, विधान परिषद नहीं शामिल है, और यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को छोड़कर कोई भी नहीं शामिल है, ठीक।
चलो आगे मूव करते हैं, आर्टिकल 55 देखते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट कह लो, ये लिया कहाँ से गया है? ये आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है, ठीक। ये कहाँ से लिया? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया था बच्चा? अभी हमने बताया था, राष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था बेटा, ठीक। और ये कहाँ से लिया है? प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आयरलैंड से लिया है, ठीक। अब देख लेते हैं कि ये होता क्या है, पहले ये समझ लो कि ये होता क्या है, ठीक। इसका जो वोटिंग सिस्टम होता है ना बेटा, ये होता है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये प्रोसेस है। अब ये होता क्या है, इसको समझते हैं। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सामान्य चुनाव जैसे कि आम चुनाव होते हैं या प्रधान के चुनाव होते हैं वैसा नहीं होता। इसकी चार मुख्य बातें हैं, देख लेते हैं। पहले तो हमने बोला ये देखो इनडायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, ये भी समझ लो, हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं इसको, ठीक। अब समझ लेते हैं अप्रत्यक्ष, पहले समझते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष कहने का ये मतलब है कि जनता जो होती है वो सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देती। जैसे आपके यहाँ जब सीएम के चुनाव होते हैं आप जाते हो वोट देते हो, पीएम के चुनाव होते हैं आप जाते हो वोट देते हो। इसमें हम राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है उसमें हम नहीं जाते वोट देते हैं, ठीक। बल्कि जो हमारे जो हम लोग जैसे मान लो जब लोकसभा के चुनाव होते हैं आप लोग जाते हो वोट देते हो, या पीएम के चुनाव होते हैं आप जाते हो वोट देते हो, तो वहां से आप किसी एक एमएलए को खड़ा करते हो, बीजेपी पार्टी का खड़ा करते हो या जिस भी पार्टी का आप खड़ा करते हो उसको आप पर्टिकुलर वोट देते हो। तो वो जो हमारे जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना, विधायक या सांसद, ठीक, वो वोट देते हैं। हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते, विधायक देते हैं या तो सांसद वोट देते हैं, ठीक। अब देखो सीक्रेट बैलेट होता है, ये गुप्त रीति, इसको हिंदी में कहते हैं गुप्त रीति से वोट होता है। इसको क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कोई ये नहीं देख सकता कि किसने किसको वोट दिया है, किसने किसे वोट है, कोई भी नहीं देख सकता है, ठीक। आप समझते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या कहने की मतलब है? ये कहना चाहता है कि देखो हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उनके वोटों की वैल्यू तय होती है। इसमें क्या कहना चाहता है, जैसे मान लो हम ले लेते हैं यूपी, ले लिया मैंने, हमने ले लिया उत्तराखंड, ठीक। अब यूपी की तो पॉपुलेशन बहुत है, तो यूपी की अगर पॉपुलेशन बहुत है तो इसकी एमएलए की भी वैल्यू ज्यादा होगी उत्तराखंड के एमएलए से, है ना। इसीलिए बता रहे हैं कि इसमें हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से उनके वोटों की वैल्यू तय होती है। फिर देखो एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें जो वोटर होता है, जो मतदान करता है ना, वो किसी एक नेता को वोट नहीं देगा। जैसे हम लोग जाते हैं वोट देते हैं तो किसी एक को ही दे के चले आते हैं, बैलेट में किसी एक को देते हैं चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी एक को वोट नहीं देगा, बल्कि बैलेट पेपर पे जितने भी उम्मीदवार होंगे, जितने कैंडिडेट होंगे, उनको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से नंबर दे देगा। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस हो गई, सेकंड प्रेफरेंस हो गई, थर्ड प्रेफरेंस हो गई, इस तरीके से वो पूरे बैलेट पेपर में जितने लोग होंगे उसको अपनी प्रेफरेंस देकर आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। आगे पढ़ते हैं। अच्छा देखो, मान लीजिए आपके जैसे राष्ट्रपति पद है, ठीक। राष्ट्रपति पद के लिए कितने कैंडिडेट है? 4 कैंडिडेट है। कौन कौन कैंडिडेट है? विकास, आरती, साहिबा और ज्योति, ठीक है। अब 100 लोग हैं टोटल, एमएलए कह लो या एमपी कह लो, जो भी है जिन्होंने वोट देना है, ठीक है, वो 100 लोग हैं। अब 100 लोगों ने वोट दिया, ठीक। अच्छा ये ध्यान रखना कि कोई भी कैंडिडेट जो होगा, जो राष्ट्रपति पद को जीतेगा, उसके लिए 50% प्लस 1 वोट लाना जरूरी है। जितने लोग होंगे उसमें 50% प्लस 1 लाना जरूरी है। इसको हम लोग कोटा कहते हैं, ठीक। इतना वोट लाना ही लाना, यानी कि 51 वोट लाने ही लाने। 100 लोग हैं, इसका मतलब उसे 51 वोट, जो भी 51 वोट ले आएगा या उससे ज्यादा ले आएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ठीक है। वही चीज है कि जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को आधे से एक ज्यादा यानी 51 वोट यानी 50% प्लस 1 वोट चाहिए, इसे हम कोटा कहते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड की गणना हुई, ठीक है। अब पहले राउंड की मतगणना में क्या होगा? सबने अपनी वोट दे दी, ठीक। सबने मतलब पहले राउंड के मतलब सबका फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे हम, सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस किसने किसको दी है। तो चलो भाई, कितने कैंडिडेट खड़े थे? विकास, आरती, साहिबा और ज्योति, ठीक। सबकी पहली पसंद की वोट देखते हैं। साहिबा को कितने मिले? 40 वोट। आरती को कितने मिले? 30 वोट। विकास को कितने मिले? 25। वहीं ज्योति को मिले 5 वोट, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति पद के लिए कितने वोट चाहिए थे? 51। जिसको 51 मिलेंगे वो जो है राष्ट्रपति बन जाएगा, लेकिन हमने देखा किसी को भी 51 वोट नहीं मिले हैं, ठीक। तो पहले राउंड की गिनती में साहिबा के पास सबसे ज्यादा वोट है 40, लेकिन ये इतने वोट नहीं है जो कि हमें चाहिए, मतलब 51 वोट नहीं है। इसका मतलब अभी भी कोई भी राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं बना है, ठीक है। अब होगी सेकेंड राउंड की गणना, देखते हैं। देखो अब हुई सेकेंड राउंड की मतगणना, एलिमिनेशन एंड ट्रांसफर इसको कहेंगे, ठीक। अब ये कैसे करेंगे? देखो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं, ठीक है, जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं, यहाँ पीछे हम लोग देख लेते हैं सबसे कम वोट किसको मिले हैं।
देखो ज्योति को मिले हैं 5 वोट, ठीक, और विकास को मिले 25 वोट। ये हम लोग लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं, ज्योति को मिले हैं 5 वोट और विकास को मिले हैं 25 वोट। ये लास्ट है और ये लास्ट बट वन है, ये वाला लास्ट बट वन है। इन दोनों की जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख लिया मैंने। ज्योति को मिले हैं 5 वोट। अब देखते हैं, देखो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले, किसे मिले, ज्योति को मिले, कितने मिले, 5 वोट, उसे रेस से बाहर कर देंगे। ये रेस से बाहर हो गई भाई, ये जो है रेस से बाहर हो गए। और इनके जो वोट है उनको क्या होगा, बाकी लोगों में हम बांट देंगे। बाकी लोगों में कैसे बांटेंगे, हम देखेंगे कि जिन 5 लोगों ने ज्योति को वोट दिया है उनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है, ठीक। तो हमें पता चला, देखो ज्योति को मान लीजिए सबसे कम 5 वोट मिले इसलिए उसे बाहर कर दिया गया, ठीक। अब ज्योति को जो 5 लोगों ने वोट दिए उनकी दूसरी पसंद कौन थी, आरती थी। उनकी दूसरी पसंद कौन थी, आरती थी। पीछे जाते हैं, आरती को वोट देखते हैं कितने मिले। आरती को वोट मिले 30 वोट। देखो आरती को कितने वोट मिले, 30 वोट। दूसरी प्रेफरेंस क्या थी, आरती, और आरती को वोट मिले 30, ठीक। अब क्या होगा, देखो ज्योति को 5 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और ज्योति को जिन 5 लोगों ने वोट दिया उन 5 लोगों की नेक्स्ट प्रेफरेंस जो थी वो आरती थी। तो आरती के जितने वोट थे यानी कि 30 वोटों में ये 5 वोट भी जुड़ जाएंगे, मतलब 35। लेकिन अभी भी ये राष्ट्रपति का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है क्योंकि हमें चाहिए कितने, 51। अब हम ज्योति को छोड़ देंगे, ज्योति तो रेस से बाहर हो गई, ज्योति के 5 वोट भी नेक्स्ट प्रेफरेंस को मिल गए, लेकिन तब भी राष्ट्रपति का पद अभी भी खाली है, उम्मीदवार हमें नहीं मिला, ठीक है। तो अब हम आते हैं विकास की ओर, ठीक है। लास्ट बट वन यही था, लास्ट ज्योति थी, लास्ट बट वन कौन था, विकास था। विकास को मिले 25 वोट, ठीक। अब विकास के 25 वोट, ये भी रेस से बाहर है, ठीक है। सबसे कम वोट कौन है, विकास, ये भी रेस से बाहर हो गए। अब हम देखेंगे कि ये जो 25 लोग हैं इनकी सेकंड प्रेफरेंस कौन है, ठीक। तो हमने देखा इन 25 लोगों, जो 25 वोट इनको मिले हैं, तो इसमें से 10 लोगों की जो अगली पसंद थी वो आरती थी, वही आरती जिसके अभी 35 वोट हो गए हैं। 10 लोगों की पसंद आरती थी और अगले जो 15 लोग हैं उनकी पसंद साहिबा थी। तो ये जो 10 लोग हैं ये जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा आरती में, ठीक। और ये जो 15 है ये जुड़ जाएगा साहिबा में। आरती में जुड़ा तब भी 45 रहा, 51 का क्राइटेरिया नहीं फुलफिल किया। लेकिन जैसा ही हमने 15 को जोड़ा, इसमें 40 में साहिबा के 40 वोट थे ना, तो हमें 55 मिल गया। इसका मतलब ये इसने 51 का क्राइटेरिया पूरा कर लिया, 51 का कोटा पूरा कर लिया। इसका मतलब अब जो नतीजा निकला, साहिबा ने 55 वोट हासिल कर लिए, जो कि जीत के लिए जरूरी 51 वोटों से ज्यादा हैं। इस तरह साहिबा चुनाव जीत जाती है। इसी को हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, जहां वोट खराब नहीं होते बल्कि आगे ट्रांसफर हो जाते हैं। होप सो गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो बताइएगा। मूव करते हैं आगे। अब देखते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 है टेन्यूर, राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल मतलब कितने समय तक के लिए वो होगा, तो वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। जिस दिन से वो, किस दिन से लिया जाता है, जिस दिन वो शपथ ले लेगा, जिस दिन वो शपथ ले लेगा उस दिन तक, उस दिन से अगले 5 साल तक की राष्ट्रपति बना रहेगा वो, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पे बने रह सकते हैं और वे अपना इस्तीफा किसे देते हैं, है ना। तो वो 5 साल का समय होता है। राष्ट्रपति जिस दिन अपने पद की शपथ लेते हैं या पद ग्रहण करते हैं उस तारीख से लेकर अगले 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस्तीफा ये किसको देते हैं। अगर राष्ट्रपति का 5 साल पूरा हो जाता है ना, तो वो अपने पद से, या पूरा हो जाता है या पूरा होने से पहले वो अपनी मर्जी से पद छोड़ना चाहें तो वे अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट को सौंप देते हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति का पद है ना कभी खाली नहीं हो सकता, कभी खाली नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल कभी नहीं खाली हो सकता है उनका पद। तो ये चीज समझते हैं। जैसे कि एक बार की बात है कि हमारे माननीय जाकिर हुसैन जी राष्ट्रपति के पद पे थे, ठीक। अब कौन थे, जाकिर हुसैन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये राष्ट्रपति के पद पे थे। अब इनकी हो गई मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस टाइम के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, तो ये बन गए क्या, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक, इनको अब था कि क्योंकि ये खत्म हो गए, राष्ट्रपति के चुनाव फिर से होंगे, तो इनको चुनाव में पार्टिसिपेट करना था वीवी गिरी जी को। इनको जब राष्ट्रपति के पद पे मतलब पार्टिसिपेट करना था राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए, तो इन्हें पद छोड़ना पड़ा क्योंकि कोई भी पद पे रहते हुए, सरकारी पद पे रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इन्होंने त्याग पत्र दिया। जब इन्होंने त्याग पत्र दिया, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं हो सकता, तो उस समय के जो सीजीआई थे वो हमारे एम हिदायतुल्लाह जी थे, एम हिदायतुल्लाह जी। तो ये बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति उस टाइम,
और इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे और वीवी गिरि जी चुनाव में पार्टिसिपेट किए थे और ये जीत भी गए थे। फिर वीवी गिरि नेक्स्ट जो बने थे ना, एम हिदायतुल्लाह के बाद ये वीवी गिरि ही बने थे राष्ट्रपति। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रह सकता। देखो, अगर राष्ट्रपति के 5 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन देश में अभी तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में पुराना राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उनका उत्तराधिकारी यानी नया राष्ट्रपति आकर अपना पद संभाल नहीं लेता, यानी उनका कार्यकाल तब तक के लिए बढ़ जाएगा ताकि राष्ट्रपति का पद कभी खाली ना रहे। ठीक है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब देखते हैं आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है री इलेक्शन, दोबारा चुनाव होना। ठीक है, आर्टिकल इलेक्शन ये कहता है 57 की री इलेक्शन, मतलब कोई भी व्यक्ति दोबारा क्या चुनाव लड़ सकता है। देखते हैं इस अनुच्छेद में योग्यता की बात बताई गई कि कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हाँ बन सकता है ना। हाँ बन सकता है। देखो इसमें लिखा है कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। भारत में भाई ऐसी है ये चीज कि कोई भी आदमी कितनी बार भी राष्ट्रपति का पद धारण कर सकता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जैसा कि इस अपने यहाँ तो कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि ये इसलिए बता रहे हैं हम आपको क्योंकि अमेरिका में ऐसा है कि 2 बार अगर बन गया कोई व्यक्ति उसके बाद नहीं बन सकता। देखो लिखा है संविधान में, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। जैसे अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं। यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Stay with us.